हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास तक हमने मीटर ब्रिज पर लिया था, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस था जिसके बेस पे आपका 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है, और ये पढ़ा था कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऑलराइट, आज की क्लास में हम एक और एक्सपेरिमेंटल डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। और इसके आपके पास दो एक्सपेरिमेंट है 12th क्लास में, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की जो भी थ्योरी है वो इधर ही डिस्कस हो रही है। ओके, तो इस टॉपिक में आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएंगे फिर वो आपके इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ओके, तो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे क्वेश्चंस आपके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पर ही होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर पोटेंशियोमीटर में ये रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा है, उसको बढ़ा के 20 ओम कर दें तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा आपके पास, अगर उसको कम कर दिया जाए तो क्या होगा, बैटरी जो लगी है उनको रिवर्स कर दिया तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट में सीखते हैं आप कि ये बढ़ा दिया तो क्या होगा। इस तरीके से आप बढ़ा के देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट में 10 को हटा के 20 ओम लगा के देख लीजिए, है ना। तो वो आपके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज चेक करते हैं, पर हम उन एक्सपेरिमेंट को इधर मैथमेटिकली भी पढ़ के देखेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प लेके। वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में आप वैसे ही देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का आपका। टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल जैसा वर्ड यूज हो रहा है, इसको आप पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर दूसरी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, मीटर ये वो वाला मीटर है जो कि मीटर जो मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं ना, तो आप इसके लिए इसकी जगह यूज कर सकते हैं मेजरमेंट। मीटर लेंथ वाला मीटर नहीं है, ये डिवाइस वाला है जो कि एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इन जनरल बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली वोल्टेज को मेजर करता है ये आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और उसका नाम था वोल्ट मीटर। ओके, एक वोल्ट मीटर एक छोटा सा डिवाइस। चलो एक चीज़ आपको जनरली मैं डिफरेंस बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर बड़ा सा होता है, इतना सारा, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का होता है। जैसे मीटर ब्रिज बताया था ना 1 मीटर लेंथ का, ऐसा ही पोटेंशियोमीटर भी रहता है आपके पास 1 मीटर लेंथ का। और वोल्ट मीटर आप सभी ने देखा होगा, ये छोटा सा डब्बा होता है इतना सा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और जो ये पोटेंशियोमीटर है ये भी ऐसे मेजर करता है। सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आवाज़ अगर ख़राब आ रही हो तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों ही क्या मेजर कर रहे हैं आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को, ठीक है। तो आप खुद ही बताइए कि वोल्ट मीटर एक छोटा सा डब्बा है और पोटेंशियोमीटर 1 मीटर का डिवाइस है, तो किसको आप ज़्यादा कन्वीनियंट मानेंगे। तो आप बोलेंगे कि भाई वोल्ट मीटर छोटा सा डिवाइस है, इसको कहीं पर भी ले जाके इजीली लगाओ और वोल्टेज मेजर कर लो, जस्ट 2 वायर कनेक्ट करने होते हैं पैरेलल में, है ना। और पोटेंशियोमीटर को 1 मीटर का डिवाइस को इधर उधर ले जाना भी मुश्किल है, फिर उसको कनेक्शन करके थोड़ी सी मैथमेटिकली जो उसका प्रोसीजर है वो भी करना पड़ता है। वोल्ट मीटर में तो डायरेक्ट जोड़ा, सुई को देखा किधर गई और आपकी मेजरमेंट हो जाती है। तो वोल्ट मीटर को यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना भी ज़्यादा ईजी है। तो जनरली आपके डिवाइसेस जनरली लैब्स में आपके पास वोल्ट मीटर रखा रहता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। पर जहाँ बात आती है बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग की, वहाँ पे आपके पास पोटेंशियोमीटर को प्रेफर किया जाता है। पोटेंशियोमीटर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है आपके पास। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे हो रहे हो, जहाँ पे वोल्टेज की मेजरमेंट आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें स्लाइट डिफरेंस, फ्रैक्शन का डिफरेंस भी आपका अगर कैलकुलेशंस को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वोल्टमीटर की जगह इसको प्रेफर करेंगे पोटेंशियोमीटर को। एक और रीज़न है, एक रीज़न तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। दूसरा एक चीज़ और देखते हैं, इनमें जनरल डिफरेंस देखते हैं आपके पास सपोज करो एक ये एक सेल है वी या EMF E का, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में दिखा देते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो सेल खुद के अंदर करंट के फ्लो को रोकने की सेल जो अपने खुद के अंदर, इसके अंदर भी केमिकल प्रोसेस होता है ना, आयंस मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस मूव कर रहे होते हैं तो सेल वहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस रखता है। हर चीज़ के पास रेजिस्टेंस होता है, ये बात हो चुकी है। तो सेल अपने खुद के अंदर करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस दे रहा है, जो उसको चार्जेस के फ्लो, आयंस के फ्लो को रोक रहा है, उसको उसकी वजह से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, हालांकि कम होता है,
पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। तो जब भी आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि एक सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप सेल के साथ ऐसा डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल था ईएमएफ वी का, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। ये सेल का क्या है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, सपोज करो आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर बैटरी ने आई करंट दिया है तो आई करंट इसके पास वापिस आएगा चार्ज कंजर्वेशन की वजह से, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया ए और बी के बीच में, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। मैं इस लूप में ऐसा घूम रहा हूँ, ठीक है। वोल्ट मीटर लगा भाई, ऐसे वोल्ट मीटर लगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ओके। तो क्या हुआ, पहले आप पॉइंट ए पर पहुंचे। किस पे पहुंचे, पॉइंट ए पे। अब देखिए भाई करंट अगर उस तरफ फ्लो कर रहा है, वोल्ट मीटर दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, ठीक है। अगर आप उस तरफ घूम रहे हो तो पहले पॉइंट आया ए, इसका पोटेंशियल हाई रहा होगा, वोल्ट ये किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना सीख चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में। इसका पोटेंशियल हाई रहा होगा, इसका पोटेंशियल लो रहा होगा, तभी तो करंट उस तरफ जा रहा है। भाई बता चुके हैं करंट हरदम हाई टू लो फ्लो करता है, तो अगर करंट उस तरफ जा रहा है तो ये पोटेंशियल जरूर हाई रहा होगा, ठीक है, ओके। बैटरी में तो हमको पता ही है ये नेगेटिव होता है, ये आपके पास पॉजिटिव होता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, करंट उस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट उस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट हरदम हाई टू लो फ्लो करता है, तो जरूर ये हाई पोटेंशियल रहा होगा, ये लो पोटेंशियल रहा होगा, ठीक है। हाई को पॉजिटिव से शो कर देते हैं, लो को नेगेटिव से शो कर देते हैं। इस क्लोज लूप में जो वोल्ट मीटर लगा है, इस क्लोज लूप में मैं किरचॉफ सेकंड लॉ लगाता हूँ। तो इस तरफ घूम रहे हैं, पहले पोटेंशियल ऑफ ए आया, ये पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट लिख लो, पोटेंशियल ऑफ ए। यहाँ तक चलते चलते आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव को लो मानते हैं, पॉजिटिव को हाई मानते हैं, तो लो से हाई मतलब कुछ ऐड हो रहा है भाई, कम से ज़्यादा जाना तो मतलब कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को आप प्लस से लिखेंगे। इस सेल का पोटेंशियल कितना है, ईएमएफ ई के बराबर, ठीक है, ई लिख लिया। अब यहाँ पे पूछे आप वायर से जाते हुए, फिर हाई आया, हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो मतलब डाउन गए हैं, डाउन गए तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होता है, ओम्स लॉ से करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर ऐसे चलते चलते इस रेजिस्टेंस को पार करके आप इस पॉइंट पे पहुंचे, इसका पोटेंशियल पहले से ही नेगेटिव था तो इसको माइनस का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, वी ए माइनस वी बी प्लस, या इसको उल्टा करके लिखते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, वी बी माइनस वी ए बराबर होगा ई माइनस आई आर के। इस टर्म को उधर ले गया और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो देख लेना ये आप स्टेप, ठीक है। तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बी कौन सा था, हाई पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। भाई वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी और ए पॉइंट के बीच में। कितना आया, ईएमएफ ई माइनस का आई आर, ठीक है, इतना है। अब जो देखिए, जो आपके पास वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर के टाइम पे जो ये करंट फ्लो कर रहा है ये जीरो नहीं होता, ठीक है। कुछ ना कुछ करंट जरूर फ्लो होता है सर्किट के अंदर, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर के अंदर ये करंट जीरो नहीं होता। इसको आप वी ए माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस को सपोज करो वी से डिनोट कर लें, तो वी इज इक्वल टू ई एम एफ ई माइनस आई आर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे भी यूज होगा। अगर करंट नॉन जीरो है, अगर करंट नॉन जीरो है तो भाई देखिए ईएमएफ तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, करंट एक नॉन जीरो क्वांटिटी, रेजिस्टेंस एक नॉन जीरो क्वांटिटी, तो इन दोनों की गुणा भी आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो जो आप चेक करेंगे, जो वोल्टेज है ये ईएमएफ में से कुछ घटा है, ठीक है। ईएमएफ मान लो अगर 20 वोल्ट होता है और ये अगर मान लो 1 वोल्ट है, तो जो ये कितना आता है आपके पास 19, है ना। तो जो वोल्टेज डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईएमएफ से कम मेजर हो रहा है, ठीक है। सेल का ईएमएफ था कितना, 20 वोल्ट। जो ये सेल लगा ना, इसका ईएमएफ था कितना, 20 वोल्ट। और जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है, 19 वोल्ट। दोबारा से, सेल का पोटेंशियल कितना था, 20 वोल्ट, वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है, 19 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर हरदम ईएमएफ से कम मेजर करता है, मतलब जो सेल का एक्चुअली पोटेंशियल है,
सेल जो एक्चुअली 20 वोल्ट का है, वोल्ट मीटर उससे कम मेजर करता है। ये क्यों कम मेजर करता है? क्योंकि कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप सेल अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कर लेता है। ठीक है, मतलब कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के ड्रॉप को हटा के मेजर नहीं कर सकता, इसको उसको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वोल्टमीटर जो है आपको जो रीडिंग दे रहा होता है वो एक्चुअली जो पोटेंशियल है जो सेल का वो नहीं दे रहा होता है, उससे थोड़ा सा कम वैल्यू आपको मेजर करके दे रहा होता है। ठीक है, तो एक्यूरेट किसी सेल का अगर ईएमएफ निकालना हो और आपके पास दो डिवाइस हो, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर, तो आप वोल्टमीटर को चूज नहीं करेंगे अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, क्योंकि वोल्टमीटर कम वैल्यू दे रहा है, कुछ ड्रॉप जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हुआ है ये उसको अवॉइड नहीं कर पाता। ठीक है, बात समझ में आई भाई? 20 वोल्ट का सेल था और ये 19 वोल्ट इधर मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है उसको अवॉइड नहीं कर पाता। पर अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करूं, पोटेंशियोमीटर ये काम करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। इट वर्क्स ऑन द मेथड ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको मीटर ब्रिज में भी बताया था मैंने। नल डिफ्लेक्शन क्या होता है? आपके पास नल मतलब जीरो, डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन ना हो तब रीडिंग लेते हैं आप। ठीक है, जैसे मीटर ब्रिज में आप एक क्या करते थे, जोकी को वायर में स्लाइड करते थे, रीडिंग कहाँ पे जाके लेते थे? जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसको नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते थे। मतलब जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कोई करंट नहीं। तो पोटेंशियोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क कर रहा है तो मतलब कि करंट आपके पास जीरो होगा सर्किट के अंदर उस टाइम पे जब आपको मेजरमेंट लेनी है। अगर करंट जीरो है तो उस इक्वेशन पे आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ये मेजर करेगा, जो कि ईएमएफ ई माइनस आई इंटू आर होता था, अगर इसमें मैं करंट को जीरो रखूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। आई को जीरो रखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियोमीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा वो किसके बराबर आया? ईएमएफ के बराबर। ठीक है, तो जो सेल का एक्चुअली ईएमएफ था, जो सेल की एक्चुअल पोटेंशियल की वैल्यू थी, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुए बिना पोटेंशियोमीटर उसको मेजर करता है। तो अगर एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है, एक्यूरेटली मेजर करना है, तो आप पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है, करंट जीरो होता है सर्किट में तब इसमें मेजरमेंट करी जाती है। ठीक है, ऑल्सो अब हमारे पास पोटेंशियोमीटर का ये तो समझ में आया ना आपको कि वोल्टमीटर को क्यों प्रेफर नहीं करते, और क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, वो यहाँ से आपको दिख रही है। ठीक है, पर पोटेंशियोमीटर आपको एकदम एग्जैक्ट मतलब ज़्यादातर एक्यूरेट वैल्यू आपको देता है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वैल्यू आपको देता है। ठीक है, चले आगे। पोटेंशियोमीटर के आपके वैसे दो एक्सपेरिमेंट है, एक उन दो एक्सपेरिमेंट को तीन करके भी पढ़ा जा सकता है। तो आप बोलेंगे पोटेंशियोमीटर एक वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, और इसके यूजेस क्या क्या है? ये ईएमएफ ऑफ ए सेल निकालने के लिए यूज होता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ क्या होता है? जब सेल आपका बस बिना किसी सर्किट में कहीं पे कनेक्ट नहीं है, जैसे आप बाजार से बस एक सेल खरीद के ले आए, उस टाइम पे उसके टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, जब सेल ओपन सर्किट में कहीं पर कनेक्ट नहीं है तो उस टाइम पे उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है, कोई कहीं पर कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, जैसे ही सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो कुछ करंट फ्लो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप आएगा। ठीक है, अभी बात हुई ना यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कुछ करंट जब उस इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो आई इंटू आर करके वहां पर भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आ जाता है जो वोल्टमीटर ने मेजर किया था, कम किया था। ठीक है, तो जैसे ही सेल को क्लोज सर्किट में कर दिया तो सेल अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप कर लेता है। ठीक है, कर लेता है, क्या हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज मेजर करेगा वोल्टमीटर उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है? जब सेल ओपन सर्किट में है उस टाइम का दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जब सेल आपका क्लोज सर्किट में, जिस टाइम पे करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ निकालना है तो आप वोल्टमीटर को प्रेफर ना करके इसको प्रेफर करेंगे पोटेंशियोमीटर को। दूसरा इसका जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, मतलब ये पता करना किसका ज़्यादा किसका कम, कितना ज़्यादा कितना कम, इस तरीके से एक का दे दिया दूसरे का निकालना, ऐसे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, दो सेल दे देंगे आपको और बोलेंगे इनका ईएमएफ
को कंपेयर करें, ठीक है, किसका ज़्यादा किसका कम। थर्ड है आपका टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। ध्यान देना, इंटरनल रेजिस्टेंस हम वोल्टमीटर की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका वोल्टमीटर से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, आपका पोटेंशियोमीटर से तो किया ही जाता है। ओके, वो लास्ट में देखेंगे हम। तो ये 3 एप्लीकेशंस है आपके पास, या 3 एक्सपेरिमेंट है आपके पास पोटेंशियोमीटर में। अब कोई भी डिवाइस होता है तो उसका कुछ ना कुछ वर्किंग प्रिंसिपल तो होता है, ठीक है। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये तो रहता ही ना आपके पास, ठीक है। उसको देख लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पे आने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके का ये दिखता है आपके पास, ठीक है। और जैसा आपने अगर मीटर प्रिंसिपल में आ गया था तो ये भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। तो वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वैसे आपको पहले लिखना होता है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर एक पहले मैं सिंपल सर्किट बना रहा हूँ। ये पोटेंशियोमीटर में है ना, आपके पास सर्किट के अंदर, सर्किट की अगर बात करें तो 2 पार्ट होते हैं सर्किट के अंदर। एक पार्ट को आप प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, जो ये वाला सर्किट है ना हर एक में दिखेगा, ठीक है। प्राइमरी सर्किट लगभग एक जैसा ही दिखेगा हर एक में, कितने ही क्वेश्चन कर ले कुछ भी कर ले एक जैसा दिखता है आपके पास, ठीक है। आपके पास दूसरा एक होता है आपके पास सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। ओके, प्राइमरी लगभग सब में सेम है, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एक जैसा सा ही दिखता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी सर्किट आपके पास चेंज होता रहता है। सेकेंडरी सर्किट हर एक में, इसमें अलग बनेगा, इसमें अलग बनेगा, इसमें अलग बनेगा, सेकेंडरी सर्किट आपके पास चेंज होता रहता है। तो देखिए, प्राइमरी सर्किट में जनरली आपके पास एक सेल या बैटरी लगी रहती है। सपोज करो ये एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है ऑलराइट। इसके साथ कोई आपको रेजिस्टेंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जनरली लैब के अंदर हम लगा लेते हैं ये रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको करंट को कम या ज़्यादा करना होता है, ठीक है। वैसे नहीं भी हो तब भी ये प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। हम वो दोनों केसेस करेंगे, एक बार लगा के करेंगे, एक बार नहीं लगा के करेंगे। शुरू में इजी क्वेश्चंस करने के लिए इसको हटा लेंगे, बाद में इसको लगा के उन केसेस को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ओके, ये की वगैरह लगानी हो तो वो तो चलो हो गया, की हो गया। यहाँ पे आपका फिर से वही स्केल होता है, जैसे लास्ट क्लास में किया था ना हमने। यहाँ पे आपके पास वो स्केल होएगा 1 मीटर का, ठीक है। इसके इधर आपके वही स्क्रू होंगे, स्क्रू यहाँ से आगे वो स्क्रू जुड़ा होगा आपके पास, ठीक है। ये वही 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर का आपके पास स्केल है। ये आपके पास बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। इसमें जो सेल लगा होता है इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल मतलब कि जो करंट को सर्किट के अंदर ड्राइव करा रहा है, ठीक है। जो मेन करंट होगा सर्किट के अंदर वो इस सेल की वजह से होगा आपके पास, ठीक है, या इस सेल या इस बैटरी की वजह से होगा। अभी बैटरी बना दी तो ड्राइवर बैटरी, फिर सेल होता तो ड्राइवर सेल, ठीक है। ओके, इसका ईएमएफ मैंने माना है ई, ये रेजिस्टेंस कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, इस तरीके से। और इसके ऊपर फिर से लास्ट क्लास की तरह कंस्टेटिन या मैग्नेटिन का वायर होता है, जैसे मीटर ब्रिज में था आपके पास। ये तो आपके पास प्राइमरी सर्किट होता है। ये क्या आपके पास प्राइमरी सर्किट, ये लगभग एक जैसा होता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये मिल सकता है कि इसको डायरेक्ट जोड़ा मिल जाए, ठीक है, वो सबसे इजी वाले होते हैं, ठीक है। ये भी प्राइमरी ही सर्किट है, अगर लगा दिया जाए तो भी प्राइमरी ही है, ठीक है। वो आपको बस जस्ट अलग अलग केसेस देने के लिए है, ओके। इसके बाद सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, देखिए बैटरी का जो ये टर्मिनल आया है, इस टर्मिनल से एक वायर और जोड़ो, उस वायर को लाके एक सेल और लगा दिया, इधर ये सेल लगा दिया। ये सेकेंडरी सर्किट में वो सेल लगेगा जिसका ईएमएफ आपको निकालना है, या जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, या जिन दो का आपको कंपेयर करना है, तो वे सब सेकेंडरी में लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सेल लग गया, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से दिखाया है। इस सेल का भी कुछ ईएमएफ होगा, वो मान लिया सपोज करो E1, ठीक है। इसके बाद इस सेल का जो ये दूसरा टर्मिनल गया है इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद, ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो आपके पास हिस्सा है वो जोकी से कनेक्ट होता है, जैसे मीटर ब्रिज में हमने पढ़ा था, ओके। तो ये नीचे वाला बन गया आपके पास सेकेंडरी सर्किट। ये क्या बन गया आपके पास, सेकेंडरी सर्किट, ओके। तो वो ड्राइवर सेल है, ये आपके पास सेकेंडरी सेल भी बोला जा सकता है, ओके।
अब जो ये आपके पास जो सेकेंडरी सर्किट है वो हर एक केस में अलग अलग बढ़ेगा। ये ईएमएफ निकालने वाला बनाया मैंने, अगर 2 सेल का ईएमएफ निकालना है तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाता है। दूसरा सेल भी लगा दो भाई आके, ठीक है, यहाँ पे एक की लगा लो इस तरीके से। तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना तो यहाँ पे एक खाली रेजिस्टेंस लगा रह सकता है। तो ये इसमें चेंजेस आते रहेगा आपके पास। ओके, वो सीख लेंगे हम कैसे कैसे। तो ये आपके पास बन गया सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फिर से जोकी के बारे में आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये आपको देती है। तो अब देखना एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या होता है। इन सबको सर्किट को कनेक्ट किया आपने, इस सेल को इसको चालू किया, ठीक है, क्लोज कर दिया, आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। करंट यहाँ से गया, इस वायर में गया और इस सर्किट में भी गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, इस जोकी को पहले एक बार लेफ्ट में, एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है मैं वो बता रहा हूँ, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लास्ट तक आते आते। इस जोकी को एकदम लेफ्ट में ले जाके टच करो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन देगा किसी एक तरीके से, किसी एक तरफ, ठीक है। फिर इस जोकी को मान लो गैल्वेनोमीटर ये है आपके पास, गैल्वेनोमीटर में ऐसा ये बीच में जीरो होती है, ठीक है। ये इसकी, अगर गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट में टच किया तो सपोज करो इसकी सुई कुछ करंट दिखा रही है लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ रीडिंग्स रहती है, तो दोनों तरफ का करंट ये डिटेक्ट कर सकता है। फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट की जगह एक बार उठा के राइट में ले जाके टच करो, राइट में ले जाके टच करो। अगर गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी तरफ शो कर रही है, लेफ्ट में टच करने से लेफ्ट में मतलब किसी एक साइड शो किया और उससे दूसरी तरफ टच करने से दूसरी साइड अगर शो किया, तो इसका मतलब सुई जब लेफ्ट में यहाँ पे थी, यहाँ से उधर जानी है, यहाँ से इस पर स्लाइड कराते जाए तो उस तरफ जानी है, तो उस तरफ जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, तभी तो गई होगी, इस तरीके से गई होगी, तोड़ के तो गई नहीं होगी, ठीक है। तो सुई ऐसे जा रही है तो बीच में कहीं पे जीरो आएगा। भाई मान लो ये आपके पास इसने 30 एम्पियर करंट मेजर किया, ये आपने इसने इधर यहाँ पे 2 एम्पियर मेजर किया, इधर आपके पास 30 एम्पियर है, ये माइनस का 2 है, इधर नेगेटिव होती है उधर पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो सुई जब यहाँ से उधर जा रही है तो बीच में जीरो तो आएगा ना। तो ये आपको बता रहा है कि आप एक बार लेफ्ट में टच करो, आपने देखा कि किसी एक साइड गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, राइट में ले जाके टच करो, किसी दूसरी साइड गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन की, तो आपके कनेक्शन ठीक है, कनेक्ट, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जीरो आया, नल डिफ्लेक्शन मेथड वाला मेथड फॉलो होने लग जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में टच किया, लेफ्ट में रीडिंग आ रही है, राइट में टच किया तब भी लेफ्ट में ही रीडिंग आ रही है, तो आपके पास मान लो ये केस हो गया। पहले ये -30 दिखा रहा था लेफ्ट में टच करने से, राइट में टच करने से -2 दिखा रहा है, तो क्या इनके बीच में ये जीरो आएगा कभी? सुई यहाँ से या तो ये तो गई है बस, कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड कैसे फॉलो होएगा? अगर नल डिफ्लेक्शन मेथड फॉलो नहीं हो पाएगा तो मतलब आपके पास ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये काम ही नल डिफ्लेक्शन मेथड पे करता है, तो आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, ठीक है। फिर अगर मान लो आपने राइट में टच किया, राइट में टच करने से किसी एक साइड रीडिंग आ रही है, लेफ्ट में टच किया फिर एक साइड रीडिंग आ रही है, वो उस साइड भी आ सकते हैं इस साइड भी आ सकते हैं, तो उस टाइम पे जीरो को भी बीच में नहीं आएगा। जीरो बीच में नहीं आया तो नल डिफ्लेक्शन मेथड फॉलो नहीं होएगा, तो आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो फर्स्ट जो आपको करना होता है, जो चीज़ आपको करनी होती है वो यही करनी होती है, जो कि एक बार लेफ्ट में टच करो और एक बार राइट में टच करो। अगर दोनों जगह टच करने से एक बार इस साइड सुई जा रही है, एक बार दूसरी साइड सुई जा रही है, तो कनेक्शन ठीक है। अगर एक ही साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपके पास कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो आपके पास कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। ऑलराइट, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद फिर इसकी वर्किंग पूरी देख लेंगे हम किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल, या खाली प्रिंसिपल बोल लो पोटेंशियोमीटर का, ठीक। वर्किंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ही बोल देते हैं इसको, ठीक है। ओके, देखिए क्या एक्चुअली में क्या होता है आपके पास। सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इस रेजिस्टेंस को हटा लेता हूँ, अभी बिल्कुल इजी वाला केस कर लेते हैं, फिर उसको लगा के भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये आपने जैसे ही सेल को कनेक्ट किया तो यहाँ से ऐसा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ से चला आई करंट, ठीक है, आई करंट गया, तो जो ये वायर है, ये वायर कंस्टेंटिनी बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं आप? रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप? रेजिस्टेंस वायर। तो जो ये आपके पास जो मेन सेल है,
इसका सारा का सारा पोटेंशियल क्या इस कनेक्टिंग वायर में ड्रॉप हो सकता है? नहीं भैया, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि कनेक्टिंग वायर जो होते हैं आपके पास, उनका हम रेजिस्टेंस इतना नेग्लिजिबल मानते हैं कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इन कनेक्टिंग वायर्स में तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये जो सेल का जो सारा का सारा पोटेंशियल है वो कहाँ पे ड्रॉप होएगा? इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे ड्रॉप होएगा? इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। मैं बात कर लेता हूँ, मान लो इसकी पोटेंशियल था V और वो सपोज करो 20 वोल्ट का था, ठीक है। V था और वो सपोज करो 20 वोल्ट का था। तो ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट डायरेक्ट जाके इस A पॉइंट से जुड़ा है, ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट डायरेक्ट जाके इस B पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़े हुए ना। तो सारा पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस ड्रॉप होना है, तो ये हाइयर है। तो मान लिया मैंने A पॉइंट 20 वोल्ट पे है, डायरेक्ट इस पॉजिटिव वाले से जुड़ा है, और जो ये वाला नेगेटिव वाला आपके पास इस B पॉइंट से जुड़ा है। तो सारा का सारा यही ड्रॉप होना है। कितना ड्रॉप होना है? 20 वोल्ट। तो अगर ये 20 वोल्ट का, तो ये पॉइंट आपको 0 वोल्ट पे मानना पड़ेगा, तभी तो 20 वोल्ट का डिफरेंस बना भाई। ये 20 ये 0, तभी तो कितने का डिफरेंस बना? 20 वोल्ट का। तो 20 वोल्ट का डिफरेंस बोला तो आप बोले कि 20 की 20 वोल्ट यहीं पे ड्रॉप होगी वायर के क्रॉस। भाई वायर का रेजिस्टेंस होता है, उसमें से करंट जाएगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो होगी ना। करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। ओके, ठीक है। आप इसको जरूरी नहीं कि इसको 20 मानने, इसको 0 मानने, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको 0 मान लीजिए, आप इसको 0 भी मान सकते हैं। इसको 0 मानेंगे तो ये नेगेटिव से जुड़ा है, इसको -20 मानना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी 20, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 20 वोल्ट का, ठीक है। समझ में आई बात? तो डिफरेंस आपको 20 का रखना है। इसको आप 40 मान सकते थे, इसको 40 मानेंगे तो इसको 20 मान लीजिएगा, अभी भी डिफरेंस आपके पास 20 का ही है। इसको हाई रखना है, पॉजिटिव वाले को हाई रखना है, उस वाले को लो रखना है। इसलिए मैंने इसको 0 लिया था, तो उसको -20 लिया था, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव मतलब लो से जुड़ा है, तो इससे तो कम रखना है उसको, ठीक है। ये मतलब है। आप इसको 60 कर लीजिए, तो इसको 40 कर लीजिए, तब भी 20 का डिफरेंस है। तो वो आपकी मर्जी है, आप कितना लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का लेना चाह रहे हैं, डिफरेंस से मतलब है हमको, ओके, ठीक है। तो सबसे इजी यही रहता है कि जितना बैटरी टोटल लगती है वो पॉजिटिव वाले को दे दो, पॉजिटिव वाले के टर्मिनल को टोटल दे दो 20, और नेगेटिव वाले को सिंपल 0 ले लो। सबसे इजी मेथड ये होता है आपके पास। डिफरेंस तो 20 का ही बना, ठीक है। तो इस वायर के अक्रॉस 20 की 20 वोल्ट इसने ड्रॉप कर दी। जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, भाई नहीं लगा तो उसमें तो कोई ड्रॉप आएगा नहीं, कनेक्टिंग वायर में ड्रॉप आता नहीं है। तो सारा ड्रॉप इस रेजिस्टेंस वायर में आया, और कितना ड्रॉप आया? जितना बैटरी का खुद का EMF है V का V वोल्ट, सारी की सारी V जो कि 20 है 30 है कितनी भी हो, सब इस वायर के अक्रॉस ड्रॉप होगी आपके पास। ऑलराइट, ठीक है। इस ड्रॉप को एक बार समझते हैं। आपके पास ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, ये वायर है, रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस वायर में मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट 20 वोल्ट पे चला गया, और ये वाला पॉइंट आपके पास 0 वोल्ट पे चला गया है, ठीक है। मतलब कि सारा का सारा 20 वोल्ट का डिफरेंस इसी वायर के क्रॉस आ रहा है। इस चीज़ को समझते हैं। अगर ये 20 है तो यहाँ से ड्रॉप आ रहा है, तो कहीं पे 19 आया होगा, कहीं पे 18 आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर 17, फिर 16, इस तरीके से होता होता बीच में 10 आया होगा, और फिर जाके यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ होगा। तो इस वायर पे इस तरीके से पोटेंशियल का डिफरेंस बन रहा है आपके पास, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अगर ये आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है कि कितनी लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं, वोल्टेज ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास करंट फ्लोइंग इन दैट वायर इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। किसी भी चीज़ के अक्रॉस ड्रॉप निकालने का मेथड यही होता है। चलो, करंट तो कौन देगा? करंट तो ये सेल दे रहा है, आई करंट। ये रेजिस्टेंस जो R लिया है, ये रेजिस्टेंस R किसका रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये वायर का टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वायर का टोटल रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना है तो आपको करंट इनटू रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब मान लो आपको रेजिस्टेंस, ये तो टोटल लेंथ थी आपके पास, टोटल लेंथ में जितना रेजिस्टेंस है वो है R के बराबर। अब मान लो आपको बस इतनी सी लेंथ में पता करना हो कि ये 18 कैसे आया, कितना ड्रॉप हुआ, या इतनी लेंथ में पता करना हो, X लेंथ में पता करना हो, X2 में पता करना हो, X3 में पता करना हो, अलग अलग लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा सा सिंपल सा तरीका है, वही आपके पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल बनेगा। कैसे? देखिए, आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है करंट इनटू रेजिस्टेंस निकालने के लिए। करंट तो बस सेल पे डिपेंड करता है, सेल कितना लोड फील कर रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो करंट की बात अभी नहीं कर रहे, मैं रेजिस्टेंस पे आता हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा इस वायर का।
भाई ऐसा थोड़ी ना है कि टोटल वायर का अगर आर रेजिस्टेंस है तो उसकी 1 सेंटीमीटर का भी आर ही होगा, 2 सेंटीमीटर का भी आर, ऐसा तो नहीं होता ना भाई, लेंथ चेंज होगी। टोटल तो 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो 100 सेंटीमीटर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो 1 सेंटीमीटर वही वायर है, सेम एरिया का है, बस लेंथ कम की है 1 सेंटीमीटर, तो क्या रेजिस्टेंस सेम होएगा? नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। हाँ, हम सभी ने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है ये रो एल बाई ए इसके बराबर होता है, ठीक है। क्या रो चेंज हुई? रो चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि मटेरियल पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वायर थोड़ी चेंज करेंगे आप, रेजिस्टेंस वायर तो पहले से ही लग के आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर सेम है, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी। एरिया में इस वायर को बोला जाता है, ये वायर जो होता है आपके पास ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, यूनिफॉर्म हर जगह एक जैसी थिकनेस का ये वायर होता है आपके पास, ठीक है। तो वायर की थिकनेस चेंज नहीं हो रही है तो एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एरिया भी आपके पास सेम है। तो आप बोलेंगे अगर रजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है, एरिया कॉन्स्टेंट है, तो जो रजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो वायर का रजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट जैसे उसमें जाएगा तो ड्रॉप भी आपके पास बढ़ता चला जाएगा लेंथ के साथ साथ, ठीक है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि एक वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा से यहाँ से मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसका फर्क कहाँ पे दिखेगा आपको? उसका फर्क यहाँ पे दिखेगा जाके, जो वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए वायर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। तो मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख रहा हूं, द वोल्टेज ड्रॉप across a wire of uniform cross sectional area is directly proportional to its length, यही इसका प्रिंसिपल, ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपके पास डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो लेंथ मान लूँ, ये जीरो से स्टार्ट है ना, ये 100 सेंटीमीटर तक जाया रहता है, 1 मीटर का वायर होता है, जीरो लेंथ से 1 सेंटीमीटर जाऊँगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। यहाँ पे 20 वोल्ट है तो ये 19 वोल्ट आ जाएगा, मतलब 1 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये फिर 18 आ जाएगा, 2 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, वोल्टेज डिफरेंस बढ़ रहा है, 20 से 18 में जाने में 2 वोल्ट का डिफरेंस आ गया ना। यहाँ पे कहीं पे बीच में आपको 10 भी मिलेगा, 20 से 10 में जाने में 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से लेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये वोल्टेज डिफरेंस है, जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपके पास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे ये आपके पास वर्क करता है। मैंने इधर क्या लाइन बोली, जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये आपके पास लेंथ के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, इसी फॉर्मूले से, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखा है, आई इंटू आर की वैल्यू क्या लिख लीजिए आप, रो एल बाई ए, ये V के बराबर आ गया, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि भाई पोटेंशियल जो रजिस्टिविटी है ये तो चेंज नहीं हो रही, एरिया चेंज नहीं हो रहा, करंट को इस बैटरी ने देना है, ये बैटरी एक बार लोड फील करेगी उस तरीके से करंट देगी, तो सर्किट के अंदर करंट थोड़ी चेंज होएगा, जो करंट बैटरी दे रही है करंट तो वही रहेगा ना आपके पास, तो करंट भी सेम है। तो एक ऐसा सर्किट जो यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर से बना है उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होएगी, उसका एरिया भी सेम होगा, उसके अंदर करंट भी सेम जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, तो आप इनको प्रोपोर्शनलिटी के साइन में चेंज कर सकते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास बढ़ता चला जाएगा वायर के अक्रॉस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को K लिखते हैं, और इस K को अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये आएगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द वायर, L टोटल लेंथ है वायर की, L क्या है, जैसे एरिया था, L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो K जो आया ये क्या है आपके पास, वोल्टेज डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज डिफरेंस पर यूनिट लेंथ।
और इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये क्या बताता है आपको? यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, यूनिट लेंथ में कितना का पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आया, ये किससे पता चलता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट से। ओके, ठीक है। K इजिकल टू वी अपॉन लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ से। अब मान लो आप इस जॉकी को टच करते गए, जॉकी को ले जाके आपको कहाँ पे टच करना है? जहाँ पे ये कैसा डिफ्लेक्शन दे, जीरो डिफ्लेक्शन दे, है ना। मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पर वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया भैया आपको? इस वर्किंग प्रिंसिपल का भी यूज़ करेंगे तो आपको वर्किंग करनी भी आ जाएगी। अभी प्रिंसिपल पढ़ा है तो एक बार मैं वो पॉइंट आपको शो करता हूँ कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। जब ये जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर आपका शो कर रहा है, ये एग्जाम्पल बाद में लेंगे, इनको 20 वोल्ट बाद में बोलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। ये इस तरीके से आपका प्राइमरी सेल था, ये वायर है, इसके ऊपर यहाँ पे एक सेल कनेक्ट है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इस सेल का ईएमएफ मान लिया मैंने ई के बराबर, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर ने जॉकी से यहाँ से जाके कनेक्ट किया, ठीक है। आप टच करते गए, सपोज करो किसी एक्स लेंथ पे जाके, टोटल लेंथ वायर की एल है, एरिया ए है और रेजिस्टेंस टोटल आर, ठीक है। ये वायर की मैंने स्पेसिफिकेशन लिखी है, आप अलग से लिख सकते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वायर का, वायर जो रेजिस्टेंस वायर दिया उसका रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल आर। ये जो स्मॉल आर है ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ ई है, इसका वोल्टेज वी या E1 E2 E3 कुछ भी मान सकते हैं। ओके, तो सपोज करो एक्स वो पॉइंट है जहाँ पे जाके गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। एट एक्स गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है एक्स पॉइंट पे, ये बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही एक्स पॉइंट पे आपने टच किया जॉकी को ले जाके, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इस बात का मतलब समझते हैं, ये पॉइंट आपका सपोज करो P है, ठीक है। इस बात का मतलब समझते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। अगर उसके अंदर करंट जाएगा तो वो सुई हिला देगा और करंट बता देगा, ठीक है। अगर करंट उसके अंदर जा ही नहीं रहा है तो वो जीरो रीडिंग देगा। वो रीडिंग कब देता है? उसका काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। करंट को डिटेक्ट कब करेगा? जब उसके अंदर करंट जाएगा, ठीक है। करंट जाएगा तो उसकी सुई हिलेगी जीरो से, या तो उस साइड चली जाएगी या इस साइड चली जाएगी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस तरफ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अगर इस करंट मान लो एक उस तरफ है तो सुई उस तरफ चलेगी, इस तरफ है तो सुई उल्टी तरफ आ जाएगी जीरो से, ठीक है। पर अगर जीरो है तो मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये जे पॉइंट पे एक्स लेंथ चलने के बाद जो टच किया है वो आपके पास नल पॉइंट है। एट एक्स वी गेट द नल पॉइंट, यही तो मेथड बताया था आपको कि इसको टच करना है और नल पॉइंट ढूंढना है। एक्स पे आपको नल पॉइंट मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रहा होता तो डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होती और कुछ आती, वैल्यू बताता ही आपको, ठीक है। तो करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इस पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। अगर यहाँ से कोई करंट नहीं आया, अगर यहाँ से कोई करंट नहीं आया, बैटरी के पास अगर कोई करंट नहीं आया है तो बैटरी, देखो वैसे तो आप बोलते हैं कि करंट पॉजिटिव से चलता है नेगेटिव से वापस आता है, ऐसा ही बोलते हैं ना आप, ठीक है। पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर यहाँ से कोई करंट नहीं आया है तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये करंट दे भी नहीं सकता, क्योंकि जितना करंट देना होता है उतना करंट वापस भी आता है। अगर आई करंट दिया तो आई करंट वापस आना चाहिए था, पर वापस तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसके पास, इसका मतलब ये देगा भी नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर इस ब्रांच में करंट नहीं है तो इस ब्रांच में भी करंट नहीं है, मतलब सेकेंडरी सर्किट में करंट ही जीरो है इस टाइम पे। कहीं पे और करंट जाएगा कहाँ पे भाई? ना, सर्किट ही पूरा नहीं है एक्चुअली में इसका। यहाँ से करंट नहीं आ रहा तो यहाँ से भी करंट नहीं जा रहा। एक तरीके से ये दिख तो रहे हैं कि फिजिकल कॉन्टेक्ट हो रहा है, पर एक्चुअली में यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है? करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा? करंट फ्लो करने का एक ही तरीका था आपके पास कि एक जगह को हाई पोटेंशियल पे कर दो, एक जगह को लो पोटेंशियल पे कर दो और करंट आपका हाई टू लो फ्लो कर जाएगा। यही मेथड था, ठीक है। एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, एक लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो अगर इस जे पॉइंट से इस बी पॉइंट तक कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, अभी भी बात हो गई, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब देयर इज नो करंट बिटवीन जे एंड बी। अगर
करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका पोटेंशियल बराबर होगा, ना कोई हाई पे है ना कोई लो पे है। तो इस पॉइंट का इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जे विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर रहा होगा, तभी यहाँ पे करंट आपके पास जीरो बना हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर भी बोला है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। सपोज करो इस पॉइंट का नाम ए था, भाई यहाँ से कोई करंट नहीं आया तो यहाँ से कोई करंट जाएगा भी नहीं जाएगा, तो मतलब कि करंट तभी जाता है जब एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जा रहा है तो इनके भी पोटेंशियल बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ये बोल दिया आपने। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये क्या आएगा आपके पास, वी पी माइनस का वी जे, इसमें से ये वाला घटा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू वी ए माइनस का वी बी। मतलब कि पोटेंशियल वी पी माइनस वी जे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी माइनस का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जे, तो ये क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड जे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड जे विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए और बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी एट नल पॉइंट। आपने क्या देखा कि वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपके पास, जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा नीचे वाले सेकेंडरी वाले के, वो बराबर होगी आपके पास। ठीक है, यही तो देखा हमने। तो ये क्या लिखा है, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्या लिखा है, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब ये मेन इक्वेशन बन गई, हर एक क्वेश्चन में ये इक्वेशन तो आएगी। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सेल एट नल पॉइंट। नल पॉइंट पे ये आपके पास बराबर रहेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या रहे, पहला जो आपका एम था, वो फर्स्ट एम क्या था, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना था। ठीक है, तो इस सेल का ईएमएफ आपको निकालने के पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वोल्टमीटर नाम का एक जो डिवाइस आप यूज करते थे, वोल्टमीटर ईएमएफ को एक्यूरेट मेजर नहीं करता था, वो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कर देता था। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता था। पर आपने अब यहाँ पे मेथड क्या अपनाया, इसको डायरेक्ट मेजर ना करके आप क्या बोले, मेरे को इसका ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, वी ए बी को कैलकुलेट करूँ, मेरे को पता है वी ए बी कितना होगा, वी ए बी विल बी इक्वल टू, अभी मैं जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, ये वाला कराया था ना मैंने आपको, कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ई माइनस आई इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ। तो आप तो अभी करा के आए थे ना कि ये फॉर्मूला याद रखना, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर वाला, वो वाला। तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा आपके पास ई माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, ओके। तो मेरे को इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता था, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा एट नल पॉइंट। क्या बोला मैं, नल पॉइंट पे जो करंट है आपके पास वो जीरो रहेगा। इस सर्किट के अंदर ना यहाँ से कोई करंट आएगा ना यहाँ से कोई करंट जाएगा, तो इसमें करंट आपके पास क्या है, जीरो। करंट को जीरो करोगे तो डेल्टा वी ए बी आपके पास ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी ए बी आपके पास ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, रख दो इस इक्वेशन में, ये मेन इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1, इसमें रखो वी ए बी को। तो आप क्या बोल रहे हो, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये बराबर आएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको पोटेंशियल निकालना था इस सेल का, द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल किसके बराबर होगा, इसको निकालने के लिए, द ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस ए पी जे पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बस। जो पोटेंशियल डिफरेंस पी और जे पॉइंट के बीच में होगा वही इसका ईएमएफ बता देगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस अब आपके पास जो क्वेश्चन बच गया वो ये बच गया कि पी जे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। अब इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, हमने सीखा था अभी ये यहाँ पे। ठीक है, इसको कर रहे हैं। अब हमारा मेन एम क्या है, डेल्टा पी जे निकालना। क्या मेन एम है, डेल्टा पी जे निकालना। ओके, इसको निकालते हैं। देखिए मेरा एम है डेल्टा वी पी जे ये निकालना। अगर ये आ गया तो इसमें रख दूंगा और ईएमएफ निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, कैसे करेंगे भाई,
आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है पीजे लेंथ का। तो देखिए आपको पता है कि टोटल लेंथ एल में इस बैटरी का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाना था, ठीक है। आपको पता है इन लेंथ एल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज वी ड्रॉप हो जा रहा था एल लेंथ के अंदर। भाई बताया था ना, अगर ये 20 वोल्ट का सेल है, अगर ये 20 वोल्ट का सेल है तो ये 20 वोल्ट मानो तो ये 0 वोल्ट, मतलब 20 की 20 वोल्ट इस पूरी एल लेंथ में खत्म हो गए, ठीक है। तो पूरी एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पूरा 20 वोल्ट का, या जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना का उतना पूरा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो एल लेंथ में ड्रॉप हो रहा है वी वोल्ट का, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा वी बाई एल का, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है। आपको कितने का निकालना, आपको एक्स लेंथ का निकालना, ठीक है। एल लेंथ में वी का हो रहा है तो यूनिट लेंथ में वी बाई एल का होगा, तो एक्स लेंथ में कितना होगा, एक्स लेंथ में होगा आपके पास वी बाई एल इंटू एक्स, यही था ना, वी बाई एल इंटू एक्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, वी बाई एल को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख दें इंटू में एक्स, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि मैंने तो निकालना आ गया भाई, डेल्टा पी जे कैसे निकालूंगा, डेल्टा वी पी जे कैसे निकालूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू वो लेंथ कर दूंगा जितनी लेंथ उसकी है, उन पॉइंट्स की है। तो इसी को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल सिंपली के इंटू एक्स के बराबर आ गया, या ईएमएफ ऑफ सेल के को वी बाई एल लिख लो इंटू में एक्स के बराबर आ गया। तो आपको बस करना क्या है, जो किया उसको स्लाइड करो, नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिल गया तो उस नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिला, 0 1 2 3 4 5, बस उस स्केल पे दिख जाएगी आपको लेंथ। सपोज करो 20 सेंटीमीटर में मिला, वो आपने नोट कर ली, ठीक है। उसको नोट करने के बाद बस आपको इस फॉर्मूले में रखनी है, जो V है वो ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है, जो मेन सेल था, L टोटल लेंथ है जो कि 1 मीटर है, और ये X वो लेंथ है जो आपके पास जहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला है, ठीक है। अगर मान लो ये नल पॉइंट आपको Y लेंथ पे मिलता तब कितना पोटेंशियल आता, E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू वाई हो जाता। अगर Z पे आता तो V बाई एल इंटू जेड या K इंटू जेड, इस तरीके से K को ही V बाई एल लिख रहा हूँ, K इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेथड क्या था, बस आपके पास आपको वायर के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, नल पॉइंट के अक्रॉस, सेल का ईएमएफ डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके आपको वायर के अक्रॉस क्या निकालना है, नल वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके वहां पे बराबर थे, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास वायर है, ठीक है, इसमें ऐसा स्केल बने हुए हैं, यहाँ से आपके पास एक सेल लगा था, ओके, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, सेल का सारा पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एक और सेल लगा था, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और ये यहाँ पे जॉकी भी लगी हुई है, ठीक है, यही था ना आपके पास, ओके, बोले। अब देखिए क्या होगा, जिस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, एट नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे पॉइंट वी पी जे का पोटेंशियल पॉइंट वी ए बी के बराबर था आपके पास। इसको ए पॉइंट दिया था, इसको बी दिया था, इसको पी दिया था, इसको जे दिया हुआ था, है ना। जब ये बराबर था तो जो गैल्वेनोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। पर क्या होगा अगर मैं इससे जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में इसको टच कर दूँ, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में टच कर दूँ, तो जैसे ही इसको लेफ्ट में टच करेंगे तो अब देखना ये पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के साथ बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के साथ बढ़ता है। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट में टच किया, भाई पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम होएगा, जितनी लेंथ ज़्यादा है उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ ज़्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो हम जे को अगर मैंने इधर थोड़ा सा लेफ्ट में कर दिया तो आपने ये लेंथ घटा दी। अगर ये लेंथ आपने घटा दी है तो आप बोलेंगे जो डेल्टा वी पी जे था ये अब कम हो गया, डेल्टा वी पी जे जो था वो अब पहले कम हो गया। इस सेल का तो चेंज नहीं होगा ना, इस सेल में कोई स्लाइड वलाइड में इसका कोई रोल नहीं है, इसका तो उतना ही है, ये जितने का ईएमएफ रखता था इसका उतना ही है, ठीक है। तो आप बोलते हैं डेल्टा वी पी जे कम हो गया, डेल्टा वी पी जे इज नाउ लेस देन डेल्टा वी ए बी, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो इस सेल के अक्रॉस था वो ज़्यादा है,
इसके क्रॉस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, एक जगह ज़्यादा पोटेंशियल है, एक जगह कम पोटेंशियल है, तो करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, करंट आपका फ्लो करेगा हायर टू लो की डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से एक डायरेक्शन में किसी में करंट फ्लो कर जाएगा। अब देखते हैं, अगर आपने जो की को इस पॉइंट पे स्लाइड किया होता, अगर इस पॉइंट पे स्लाइड किया होता तो आप बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नल पॉइंट इधर था, इससे थोड़ा राइट में स्लाइड किया है, राइट में स्लाइड किया तो लेंथ बढ़ी है, लेंथ बढ़ाई है तो आपने वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो अब जो डेल्टा वीपीजे है, अब ये जो पॉइंट ये है डेल्टा वीपीजे है, ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया राइट में जाने से। ठीक है, डेल्टा वीपीजे इंक्रीज हो गया तो अब क्या कंडीशन बनेगी, डेल्टा वीपीजे इज ग्रेटर देन डेल्टा वीएबी। अब की बार उल्टा हो गया, पिछली बार क्या था, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से कम हो गया था, अब की बार इसका कम हो गया इस पॉइंट के पोटेंशियल से, तो हायर और लोअर चेंज हो गए, हायर दूसरा हो गया, लोअर दूसरा हो गया, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन पहले वीएबी बड़ा था तो हाई से लो इस तरफ फ्लो कर रहा था, अब वीपीजे बड़ा है तो करंट उस तरफ फ्लो कर गया। मतलब कि इस नल पॉइंट से लेफ्ट में जाने पे दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आ रही है इस साइड। ठीक है, ये नल पॉइंट था, इससे इस साइड डिफ्लेक्शन आई, यहाँ पे ये नल पॉइंट था, इससे दूसरी साइड उस तरफ करंट गया तो उस साइड डिफ्लेक्शन आई। तो यही था आपके पास कि नल पॉइंट पर तो जीरो डिफ्लेक्शन है, नल पॉइंट से अगर लेफ्ट में जाओगे तो किसी एक साइड डिफ्लेक्शन आएगी, नल पॉइंट से अगर राइट में जाओगे तो किसी दूसरी साइड में आपको डिफ्लेक्शन। तो ये था आपके पास पोटेंशियोमीटर का बिल्कुल बेसिक कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे आपके पास वर्क करता है। इसमें हमने ईएमएफ ऑफ ए सेल निकालना सीखा है, उसको हम एक बार दोबारा से करेंगे। अभी बस ये वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए किया था कि वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इस सेल का पोटेंशियल निकालने में हेल्प करता है इधर आपके पास। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी वायर के क्रॉस जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के, जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये आपके पास वर्क करता है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।